नमस्कार। आज हम लोग सृजनात्मकता से संबंधित सृजनात्मकता के सिद्धांत, थियरी ऑफ क्रिएटिविटी देखें। सृजनात्मकता को थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या होती है सृजनात्मकता। को रचनात्मकता भी कहते हैं। रचनात्मकता से स्पष्ट हो जाएगा कि रचना करना, सृजनात्मकता से भी वही है कि सृजन करना। तो नई चीज़ों का नयापन हो, नया दृष्टिकोण हो, नए विचार हो, कोई भी कार्य हो, कोई भी टॉपिक हो, जब आप उसमें कुछ नया कर दें, जिसे कुछ लोग कहते हैं ना बड़ा मौलिक आदमी है, कुछ भी होता है तो उसमें ये नई चीज़ ढूंढ के ला देता है। तो इस तरीके से सृजनात्मकता के डिफिनीशंस भी कुछ हैं। जैसे आप देखेंगे जेम्स ड्रेवर ने कहा था कि नवीन उत्पाद या नवीन रचना जो होती है उसमें सृजनात्मकता होती है। जबकि कोई नवीन उत्पाद होता है या कोई प्रोडक्ट बनता है नया और या कोई नई रचना होती है तो उसमें सृजनात्मकता होती है। इसे आप याद रखें कि जेम्स ड्रेवर ने कहा था कि सृजनात्मकता जो है नवीन उत्पाद और नवीन रचना में होती है। फिर वहीं क्रो एंड क्रो कहते हैं कि कोई मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि जो मौलिक मतलब कि जो एक नयापन, एक किसी चीज़ में नवीनता यानी मौलिकता जो है उसको अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। फिर उसके बाद कार्ल एंड ब्रूस ने कहा था कि मौलिकता एक ऐसा उत्पादन मानव मन की प्रक्रिया है कि जो व्यक्ति जो अभिव्यक्त भी करता है और ग्रहण भी करता है और गुणांकन करने की योग्यता है। यानी कि अभिव्यक्त करना, ग्रहण करना और गुणांकन करने की योग्यता को मानव के मन को जो है वो कार्ल ब्रूस की परिभाषा हो जाएगी। तो तीन लोगों की परिभाषाएं तो खैर बहुत हैं, लेकिन तीन लोगों की परिभाषाएं बार बार कहीं न कहीं आती है। पहला आप देखेंगे जेम्स ड्रेवर ने कहा कि जो नवीन उत्पाद और नवीन परिणामों में क्या होती है? सृजनात्मकता होती है। नवीन उत्पाद या नवीन रचना में क्या होती है? सृजनात्मकता होती है। फिर क्रो एंड क्रो ने कहा कि जो मौलिकता एक तरीके से मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता क्या है कि मौलिक परिणामों को यानी नवीन चीज़ को अभिव्यक्त करना, नवीन चीज़ को बनाना, नवीन चीज़ को जो है सबके सामने लाना। कोई बातें हो रही हैं उसमें थोड़ा सा हट करके आप, जैसे कोई प्रश्न आ गया उसका उत्तर सभी लोग एक जैसे लिख रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा उससे हट करके लिखें, लोगों का ध्यान आकर्षित करें, अपना विचार भी उसमें डाल दें, तो वहाँ क्या हो जाएगी? सृजनात्मकता या मौलिकता हो जाएगी। जितने भी नए नए रिसर्च वगैरह हो रहे हैं, नई नई खोजें हो रही हैं, वो तो सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी है भाई। जिसकी बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी यह एक सार्वभौमिक गुण है। मतलब कि क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता सबके अंदर कुछ न कुछ पाई जाती है। वो अलग बात है कि जिसकी बुद्धिलब्धि ज़्यादा है, जिसकी बौद्धिक क्षमता ज़्यादा है वो ज़्यादा सोचता है, जिसकी कम है वो कम सोचता है। लेकिन सृजनात्मकता औसत लेवल के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। तो इस तरीके से कुछ इसके सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है प्राचीन सिद्धांत। प्राचीन समय में जब इतना ज़्यादा लोगों शिक्षा दीक्षा डेवलप नहीं थी या लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, तो उस समय सृजनात्मक शिक्षा को प्राचीन सिद्धांत में ईश्वर का ही देन मानते थे, ईश्वर की वरदान मानते थे। प्राचीन सिद्धांत में क्या था? ईश्वर की देन मानते थे। दूसरा सिद्धांत जो आता है जन्मजात सिद्धांत। कुछ लोगों ने कहा कि जो सृजनात्मकता होती है, यानी जैसे बच्चा सृजनशील है तो शुरू से ही उसको लगता है समाज में या परिवेश, घर में, विद्यालय में बच्चा कुछ हट करके जो है बताएगा, बच्चा कुछ हट करके करेगा, तो अध्यापक को लगेगा कि हाँ ये बच्चा आगे चल करके कुछ करेगा। जैसे कहते हैं ना, होनहार वीरवान के होत चीकने पात। तो यहाँ पे यह फार्मूला कि जैसे शुरू से ही जो बच्चा सृजनशील है वो शुरू से ही क्रिएटिविटी उसके अंदर रहेगी। तो
इन्होंने कहा कि जन्मजात होती है, जो जन्मजात मतलब आनुवंशिक एक तरीके से या वंशानुक्रम से संबंधित होती है सृजनात्मकताशीलता। तो कुछ फिर वातावरणीय सिद्धांतवादी कहते हैं कि नहीं, आनुवंशिक नहीं होती, वातावरण के संपर्क में आकर के बच्चा जो है सृजनशील होता है। वातावरणीय सिद्धांत वाले कहते हैं कि सृजनशीलता क्या है, वातावरण से ही ग्रहण करके बच्चा सब कुछ सीखता है। फिर उसके बाद आता है आपका प्रमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत। प्रमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत जो था, इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के मस्तिष्क में 2 गोलार्ध होते हैं। कितने गोलार्ध होते हैं? 2 गोलार्ध। ये मस्तिष्क है, इसमें 2 गोलार्ध होंगे, एक गोलार्ध ये होगा, एक गोलार्ध ये होगा। ये आपका दायां होगा, ये बायां होगा, बायां होगा। तो उन्होंने कहा कि जो दायां गोलार्ध होता है, दायां गोलार्ध और ये बायां गोलार्ध, ये दायां गोलार्ध आपका जो क्या करता है, सृजनात्मकता को करता है, नया सृजनात्मकता को संकेत करता है। और ये तार्किक चिंतन को करता है। किसको करता है? तार्किक चिंतन को करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो आपका दायां गोलार्ध है वो किससे संबंधित होता है? सृजनात्मकता से संबंधित होता है। अब बायां गोलार्ध किससे संबंधित होता है? तार्किक चिंतन से संबंधित होता है। फिर स्वप्रेरणा का सिद्धांत। स्वप्रेरणा का सिद्धांत ये बताता है कि बच्चा या व्यक्ति जो है, बालक या व्यक्ति जो है सुप्रेरित होकर के जब कोई कार्य करता है, नवीन कार्य करता है, स्वयं उसके अंदर जो है प्रेरणा आती है, चाहे वो वातावरण से आए, चाहे वो जन्मजात हो, तो उसको स्वप्रेरणा का सिद्धांत कहते हैं। अपने से स्वयं वो जो है किसी कार्य में रुचि ले, पढ़ने के लिए है, चाहे लिखने में ही रुचि ले रहा है, चाहे गायन में रुचि ले रहा है, चाहे वो डांसिंग में रुचि ले रहा है, स्वप्रेरित होकर के, यानी कोई उसको प्रेरित नहीं कर रहा, अपने आप उसके अंदर वो भावना आ रही कि मुझे ये बनना चाहिए, चाहे वो राजनीति हो, चाहे किसी भी फील्ड की हो, तो स्वप्रेरित होकर के। फिर उसके बाद मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में ये बताते हैं, इसके आप जानते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? फ्रायड ने दिया था। और इसमें ईड ईगो सुपर ईगो की बात इन्होंने किया थी। इन्होंने मन को 3 भागों में बताया था। कितने भागों में? 3 भागों में। नंबर 1 चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। अर्धचेतन। तो जो चेतन मन होता है, ये तो एक तरीके से आप जैसे कोई चीज़ पहली बार देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसको सीखता है। जैसे बच्चा स्कूल में शुरू में जाता है, गिनती सीख रहा है, तो चेतन मन से ही सीखेगा। हम जा रहे हैं किसी नए रास्ते पे, तो हमारे दिमाग में पहली बार वो रास्ता जो हमारा, वो चेतन मन जो है बहुत कम होता है, लगभग 5 या 10% ही होता है। और आपका अचेतन मन 90% होता है। कितना परसेंट? 90%। सबसे फ्रायड जी जो है अचेतन मन की बात करते हैं कि अचेतन मन हावी होता है और इसमें दमित इच्छाएं होती हैं। इन इच्छाओं के आधार पे ये जो है क्या करता है कि सृजनशील होता है। जैसे आपको कोई चीज़ बता दी गई और उस चीज़ को आपके दिमाग में वो फीड हो गई, फिर जब समय आने के बाद आप पूर्व अनुभव के आधार पे कोई काम कर रहे हैं, कोई पढ़ ले रहे हैं, कोई फार्मूला लगा रहे हैं, मैथ वगैरह लगा रहे हैं, तो उस फार्मूला याद है, उस फार्मूले के आधार पे आप मैथ को लगा लेते हैं। या साइंस हो या मैथ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी आपके सामने समस्या हो जिसके बारे में आप पहले से उसके सलूशन को जानते हैं, और जब वो समस्या से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो आप तुरंत जो है उसको लगा लेते हैं। तो इसमें अचेतन मन आपका 90% होता है, बाकी ये 5-5% होते हैं, 5-5% होते हैं। और इन्होंने कहा कि जो चेतन मन होता है, ये तो आपको दिखाई देता है कि भाई स्पष्ट रूप से आप जो सीख रहे हैं, कर रहे हैं पहली बार, तो आप वो फिर कहाँ चला जाता है? आपका अचेतन में चला जाता है। चेतन मन से कहाँ चला जाता है? अचेतन मन। अचेतन मन ही पूरी सारी जो है आपकी पूरी जितना भी सोचते हैं, जितना भी आप लर्न करते हैं, वो कहाँ जाता है? अचेतन मन में। अच्छा, अर्धचेतन मन की बात उन्होंने कहा कि कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो आप
सवाल लगा रहे हैं, मैथ लगा रहे हैं, तो वो जैसे कि अचेतन मन से चेतन मन में नहीं जा पाती हैं, यानी कभी जाएंगी कभी नहीं जाएंगी, यानी वहाँ आप कंफ्यूज करते हैं कि ये सही है कि गलत है, ये फार्मूला लगाऊँ ये फार्मूला। लेकिन चेतन और अचेतन के बीच की स्थिति क्या होती है, अर्धचेतन मन की होती है। तो इसमें मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के आधार पर जो सृजनात्मकता होती है किससे संबंधित है, अचेतन मन से। क्वेश्चन आता है कि ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के आधार पे किसने दिया था, फ्रायड ने दिया था। फ्रायड का सिद्धांत आप पढ़े होंगे उसमें। तो इसमें जो है इदम अहम परम अहम की बात वो करते हैं, तो अचेतन मन ही ज़्यादा हावी होता है। फिर है साहचर्य का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, साहचर्य का सिद्धांत। साहचर्य के सिद्धांत ये बताते हैं कि जब कोई भी एक समस्या हो, उस समस्या से संबंधित कोई दूसरी समस्या भी आ जाती है, जब उन दोनों का तालमेल आप लगा करके कुछ नया सोच लेते हैं, नया कर लेते हैं, एक नई मौलिकता आ जाती है, तो उसको साहचर्य का सिद्धांत। आप मैथ लगा रहे हैं और मैथ से संबंधित कोई जो है जैसे फिजिक्स वगैरह के भी कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो उससे संबंधित भी, वहाँ के भी आप थ्योरी वगैरह लेकर के उसमें लगा ले रहे हैं। या आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी से में बायोलॉजी से संबंधित भी कुछ चीज़ें हैं जो जिसको आप पढ़ ले रहे हैं। होम साइंस में है तो होम साइंस से संबंधित चीज़ें आप बायो में पढ़ ले रहे हैं। तो इस तरीके से कि एक समस्या का दूसरे समस्या से मिला करके जब नया सृजन कर लेना, नया रचना कर लेना, नवीनता यानी कर लेना, तो उसको क्या कहते हैं, ये साहचर्य का सिद्धांत कहते हैं। समग्रवाद का सिद्धांत। समग्रवाद का सिद्धांत इन्होंने कहा कि हम किसी चीज़ को जब सृजन करते हैं, कोई नवीनता लाते हैं, कोई खोज करते हैं, तो हमारा पूरा दिमाग जो समग्र दिमाग जो सोचता है, जैसे इन्होंने समग्रवाद का सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत था। इसमें कोहलर, कोफका और वर्दीमर ये वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक होते हैं जर्मनी के, और ये लोग एक तरीके से किस पे प्रयोग करते हैं, चिंपैंजी नामक वनमानुष पे। और वो क्या करते हैं कि वो चिंपैंजी रहता है सुल्ताना नामक रहता है, और उसको क्या करते हैं कि डिब्बे में बंद कर देते हैं, एक बड़ा सा पिंजरे टाइप, और उसके बाद उसमें छोटे छोटे डिब्बे रख देते हैं, केला ऊपर छत पे बांध देते हैं और छड़ी रख देते हैं। फिर उसके बाद वो क्या करता है, पहले उछल कूद के पाने का प्रयास करता, नहीं पाता है तो वो उसको फिर डिब्बे को रखता, नहीं पाता, फिर डंडे से ऐसे पकड़ करके वो कर लेता है। तो इस तरीके से उसके अंदर यानी उन्होंने कहा कि अपने पूरा जो है सृजन होने के लिए अपना पूरा दिमाग लगा देगा, तो उसे समग्रवाद के सिद्धांत की बात करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा चीज़ है इच्छा शक्ति का सिद्धांत। इच्छा शक्ति के सिद्धांत में ये बताते हैं कि आपकी किसी कार्य को करने की जब इच्छा होती है, दृढ़ इच्छा होती है, तो आपके अंदर सृजनशीलता आती है। इच्छा शक्ति होगी तभी आप उस कार्य को करेंगे। कभी कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अगर आपकी दृढ़ इच्छा है किसी कार्य को करने में, जहाँ चाहे वहाँ राह है, तो आपके अंदर सृजनशीलता होगी। इच्छा शक्ति का सिद्धांत। जब तक इच्छा नहीं होगी, जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा, चाहत नहीं होगी, तब तक आप उस कार्य को नहीं करेंगे। तो सृजनशील होने के लिए इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। बौद्धिक जागरूकता का सिद्धांत। भाई बौद्धिक जागरूकता तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि आपका दिमाग ही है, सारी समस्याओं का समाधान होता है दिमाग के ही आधार पे। बच्चा जो है बहुत अच्छा जाता है, जैसे आप सुंदर पिचाई को देख लीजिए या तमाम आइंस्टीन वगैरह, मतलब कि एक तरीके से हमारा मस्तिष्क ही सबसे सारी समस्याओं को हल करता है। तो उन्होंने कहा कि जो बच्चे अपनी बौद्धिक जागरूकता के आधार पर, अपने मानसिक क्षमता के आधार पर उनके अंदर जो नया विचार आ जाता है, तो बौद्धिक जागरूकता का सिद्धांत ये बताता है कि अपने मानसिक या बौद्धिकता के आधार पर नए विचार का आ जाना, कोई काम कर रहे हैं और उस चीज़ में नयापन आ जाना। जैसे कि कभी कभी इंटरव्यू वगैरह देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि IQ के साथ आता है EQ, इमोशनल क्वाशिएंट वगैरह का भी होता है, कि मतलब कि प्रेजेंस ऑफ माइंड वगैरह देखा जाता है। जैसे कि पूछा जाएगा कि आप आए हैं ट्रेन से, तो आपके टिकट का नंबर क्या था, तो अब इतना तो कोई याद नहीं करता है, लेकिन एग्जामिनर भी जानता है कि इसका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है। झूठे आप बता देंगे 1 4 3 5 9 6 7 8 ऐसे करके कुछ भी बता देंगे। आप बस से आए हैं
200 किलोमीटर की यात्रा करके, तो कहाँ से आए भई, आप लखनऊ से आए हैं, कहाँ आए हैं आप, लखनऊ से आए हैं दिल्ली, तो उस बस का क्या नंबर था, आप ऐसे बता देंगे यूपी 50 36 38 ऐसे करके कुछ भी बता देंगे, तो वो कहेगा कि क्या आपको कन्फर्म है, तो एग्जामिनर भी समझता है कि इतना तो कोई याद करेगा नहीं, लेकिन जो भी आप बताएंगे क्या वो एग्जामिनर चेक करने तो जाएगा नहीं उस बस का नंबर या ट्रेन का नंबर। तो एक तरीके से ये है कि वहाँ प्रेजेंस सामने बौद्धिक जागरूकता, एक नयापन, मतलब कि तुरंत वो खुश हो जाएगा, हाँ तो लड़का तुरंत उत्तर दे दिया, एक नयापन उसके अंदर है। ये नहीं कि आप खड़े हो जाएंगे सोचने लगे कि यार मैंने याद ही नहीं किया, मैंने देखा नहीं, मैंने तो याद ही नहीं किया सर, सारी मैं देखा नहीं। तो जैसे प्रश्न हो वैसे उत्तर, प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसके अंदर होगा वो तुरंत तरीके से सृजनशील होगा, जागरूक होगा। तो यहाँ पे वही बौद्धिक जागरूकता का सिद्धांत, प्रतिष्ठा का सिद्धांत भी के सृजनात्मकता के लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसे कला हो गया, साहित्य हो गया और विज्ञान हो गया, दर्शन हो गया, इन क्षेत्रों में क्या है भाई, प्रतिष्ठा से संबंधित कुछ लोग होते हैं ना कि सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे कवि बन जाएंगे तो हमारी प्रतिष्ठा होगी, कुछ सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा रिसर्च कर लेंगे, टॉपिक कर लेंगे, बहुत अच्छा लेखक बन जाएंगे, बहुत अच्छा कलाकार बन जाएंगे, बहुत अच्छे टीचर बन जाएंगे तो हमारी प्रतिष्ठा होगी। तो उसमें वो जो है उनके अंदर जो नयापन आता है, किसी चीज़ को 10 लोगों का टॉपिक को पढ़ करके एक नया अपना जो मत दे देते हैं, तो वहाँ भी एक तरीके से सृजनात्मकता आ जाती है। तो प्रतिष्ठा का सिद्धांत ये कहता है कि अपने प्रतिष्ठा के लिए, अपने सम्मान के लिए जब कोई व्यक्ति नया कार्य करता है, नया सृजनशील करता है, तो उसको सृजनात्मकता कहते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जन्मजात का सिद्धांत कि भाई जन्म से होता है कि बच्चा जो है, जो भी उसके अंदर सृजनात्मकता आती है जन्मजात होती है। मेन कहाँ से बनेगा क्वेश्चन आपका, परमस्थिति गोलार्ध का सिद्धांत में 2 होंगे, एक दायां होगा एक बायां होगा। दाएं वाला जो है सृजनात्मकता से संबंधित है, बायां वाला किससे संबंधित है, तार्किक चिंतन संबंधित होगा। और समग्रवाद एक तरीके से पूरा आपका दिमाग जिस चीज़ को नई खोज को करेगा, गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत जैसे, और मनोविश्लेषण तो फ्रायड से संबंधित है। और तो ये सृजनात्मकता का सिद्धांत था, यहाँ आप लोग देख लेंगे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।